हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं रेट लेवल 1 मेन एग्जाम हेतु साइंस के सिलेबस को। अभी तक अपन ने 8 टॉपिक्स को एनसीईआरटी बुक से पढ़ लिया है। यदि आपने इन 8 टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के इन्हें पढ़ सकते हैं और इन्हें कवर कर सकते हैं। आज अपन टॉपिक नंबर 9 जंतुओं में जनन को स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जंतुओं में जनन। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो आपका टॉपिक है ये 8th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर दिया हुआ है, तो अपन वहीं से इसको कवर करेंगे और बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके पास जो गाइड वगैरह हैं उसमें से आप पढ़ सकते हैं। और ये एनसीईआरटी का मैटर है फ्रेंड्स जो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जंतुओं में जनन। जनन शब्द जो होता है उसका पहले अर्थ अपन जानते हैं। प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता को बनाए रखने का जो प्रक्रम होता है उसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जाति या स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये एक आवश्यक प्रक्रम होता है। जीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जो जीव होते हैं उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता को बनाए रखना सुनिश्चित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्रत्येक जीव पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलते जाते हैं तो उसका प्रक्रम होता है ये रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है जनन की विधियाँ। कुछ जंतु बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे उत्पन्न करते हैं और कुछ अर्धविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, इस आधार पे जनन अपन मुख्यतः 2 प्रकार के देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है, उसके अंदर कुछ जंतुओं के नाम और फिर उनकी संतति या बच्चों के बारे में बताया हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। जैसे मनुष्य की जो संतति होती है उसको शिशु कहा जाता है। शेर का जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है शावक। इसी प्रकार से जो मेंढक होता है उसके अंदर टेडपोल लार्वा। इसी प्रकार से जो कुत्ता होता है उसका बच्चा जो है वो पिल्ला कहलाता है। गाय का बच्चा बछड़ा, मुर्गी का चूजा, कीट या मच्छर के अंदर लार्वा, बिल्ली का बिलोटा, बकरी या भेड़ मेमना, तितली के अंदर इल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको कुछ जो इनकी संतति या बच्चे के रूप दिए हुए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। मिलान वाले क्वेश्चन के अंदर ये जो कुछ अलग अलग हटके हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे मेंढक के अंदर टेडपोल लार्वा होता है, ये अपन को सामान्यतः ध्यान में नहीं होता है, तो इस प्रकार से मिलान वाला क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे ही कीट और मच्छर होते हैं उनके अंदर लार्वा, और बकरी या जो भेड़ होती है उसके अंदर मेमना, तितली के अंदर इल्ली के रूप में जिसको कैटरपिलर लार्वा भी होता है वैसे इनके अंदर, लेकिन यहाँ पे इल्ली दिया हुआ है तो आपको ये ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पौधों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती हैं। जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया है कि जनन की विधियाँ, तो मुख्यतः जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, पहले अपन देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जिस प्रकार पौधों में लैंगिक जनन हेतु नर एवं मादा युग्मक होते हैं, ठीक उसी प्रकार जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें मादा व नर युग्मक उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो विभिन्न भाग होते हैं उनके अंदर ही नर एवं मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं, और ये नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर के युग्मनस यानी कि जाइगोट बनाते हैं, और फिर ये जाइगोट या युग्मनस जो होता है वो विकसित होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं लैंगिक जनन की परिभाषा के रूप में कि रिप्रोडक्शन का वह प्रकार जिसके अंदर नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है, यानी कि जिसके अंदर 2 प्रकार के जो युग्मक है वो संलयित होते हैं, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मादा युग्मक के रूप में ओवम होता है यानी कि अंडाणु होता है, और नर युग्मक के रूप में शुक्राणु यानी कि स्पर्म होते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों संलयित होते हैं तो इससे युग्मनस यानी कि जाइगोट बनता है, और इससे ही शिशु का विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, वो अपन देखते हैं। पहले अपन देखते हैं नर जनन अंग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, नर जनन अंगों में मुख्यतः एक जोड़ा वृषण यानी कि टेस्टिस और 2 शुक्राणु नलिका यानी कि स्पर्मेटिकोड्स तथा एक सीशन यानी कि पेनिस होते हैं। टेस्टिस के अंदर नर युग्मक उत्पन्न होते हैं जिन्हें स्पर्म्स कहा जाता है, और इनकी संख्या लाखों के अंदर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि नर युग्मक लाखों में उत्पन्न होते हैं, लेकिन मादा युग्मक के रूप में सिर्फ एक ही अंडाणु उत्पन्न होता है। ठीक है, इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है,
यानी कि मादा युग्मक कितना उत्पन्न होता है, तो एक ही, लेकिन नर युग्मक लाखों के अंदर होते हैं। शुक्राणु बहुत ही छोटे होते हैं और इसके अंदर एक सिर भाग, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ भाग होती है। ठीक है, हर शुक्राणु के अंदर कोशिका की सामान्य घटक पाए जाते हैं, यानी कि एक कोशिका जिस प्रकार से डेवलप होती है उसी प्रकार से ये शुक्राणु भी डेवलप होते हैं। इनके अंदर 3 भाग हमने देखे हैं, एक सिर भाग होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसका मध्य भाग होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और तारक केंद्र पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें पूछा था कि शुक्राणु के कौन से भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है मध्य भाग के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से पूछा जा सकता है तारक केंद्र कहाँ पाया जाता है, तो मध्य भाग के अंदर पाया जाता है। और सिर भाग के अंदर जिसको एक्रोसोम कहा जाता है, यानी अग्रपिंड होता है ये, और इसके अंदर केंद्रक वगैरह जो है ये पाए जाते हैं। ओके, एक्रोसोम जो भाग होता है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्रोसोम उसका क्या कार्य होता है, तो शुक्राणु का जो अग्र भाग होता है यानी अग्रपिंड जो होता है, यानी सिर जो भाग होता है, ये अंडाणु को भेदन का काम करता है। ठीक है, शुक्राणु का पूंछ भाग इसे गति करने में सहायक होता है, यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं उसको गति कराने के अंदर कौन सहायक होता है, इसका पूंछ भाग जो होता है ये सहायक होता है। ठीक है, मानव शुक्राणु यानी कि जो स्पर्म कोशिका होती है, स्पर्म सेल जो होती है वो अगुणित होती है। ओके, जिसके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं। स्तनधारी यानी कि जो मानव होते हैं उनमें जो स्पर्म्स होते हैं वो एपिडाइडेमिस यानी अधिवर्षण के अंदर ये संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं मादा जनन अंग। मादा जनन अंगों के अंदर मुख्यतः एक जोड़ी अंडाशय यानी कि ओवरी, एक जोड़ी अंडवाहिनी यानी कि डिंबवाहिनी जिसको ओविडक्ट कहा जाता है, और एक गर्भाशय होता है यानी यूट्रस। नेक्स्ट यहाँ पे है अंडाशय यानी कि ओवरी से मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। देखिए, मादा युग्मक कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ओवरी से, और जो नर युग्मक होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, टेस्टिस से उत्पन्न होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है, जबकि नर युग्मक में हमने देखा था कि स्पर्म कहा जाता है। ओके, इनकी संख्या जो होती है 1 होती है प्रति मास। ठीक है, जबकि जो नर युग्मक होते हैं वो लाखों में होते हैं और मादा युग्मक संख्या में 1 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव यानी कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें प्रति मास ओवरीज होती हैं। दोनों ओवरीज में से किसी एक ओवरीज के अंदर ही एक विकसित अंडाणु यानी ओवम अथवा डिंब का निर्मोचन ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी में होता है। जो ओविडक्ट का थोड़ा सा आगे वाला भाग जो होता है वही कहलाता है फैलोपियन नलिका, और वहीं पर अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है गर्भाशय यानी कि जो यूट्रस है, ये वह भाग होता है जहां शिशु का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है, यानी कि जो ओवम होता है वो भी एक एकल कोशिका ही होती है जिसके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, और जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं तब 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 होते हैं, लेकिन जब ये अंडाणु सिंगल होता है और जो स्पर्म सिंगल होता है तब वो एकल कोशिका के रूप में होता है और उनके अंदर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जिस प्रकार स्पर्म्स बहुत ही छोटे होते हैं उसी प्रकार से अंडाणु भी बहुत छोटे या फिर बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल यानी कि बड़ा होता है, यानी कुछ जो स्तनधारी होते हैं जैसे कि जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा सबसे बड़ा होता है। और मानव शरीर के अंदर अगर हम देखें तो मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो वो अंडाणु ही होती है। ठीक है, यानी कि अन्य सेल्स की तुलना में ये बड़ी होती है। यदि पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है तो वो होती है शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आसपास शोरगुल ज़्यादा है इसलिए छोटा ही वीडियो बना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।